हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे हिमेटोपोइटिस, जिसका हमारा पार्ट जो बच गया था स्टेजेस ऑफ हिमेटोपोइटिस। ठीक है, स्टेजेस बच गए थे, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहला स्टेजेस ऑफ हिमेटोपोइटिस की बात करें तो इसमें ब्लड सेल फॉर्मेशन एक सेट स्टेप्स वाइज प्रोसेस होती है। हर स्टेज में सेल ग्रेजुअली मैच्योर होते जाते हैं। इसमें जैसे कि फर्स्ट स्टेप्स की हम इसमें बात करें तो हिमेटोपोइटिस स्टेम सेल, जिसको हम HSC बोलेंगे, ये सबसे पहला स्टेज हिमेटोपोइटिस स्टेम सेल का होता है। ये एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं जिससे सेल्फ रिन्यूअल्स और डिफ्रेंशिएशंस दोनों की एबिलिटी होती है। ये पूरी हिमेटोपोइटिस का स्टेज पॉइंट माना गया है। ठीक है, मल्टी पोटेंट प्रोजेनरेटर सेल। तो मल्टी पोटेंट प्रोजेनरेटर सेल्स जब HSC डिवाइड करती है तो ये मल्टी पोटेंट प्रोजेनरेटर सेल MPC बनाती है। ये प्रोजेनरेटर सेल अब दो मेजर पाथवे में डिवाइड होती है। ठीक है, कौन कौन से? हमारे मायोलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोसाइड स्टेम सेल। इन ये ब्लड सेल की अलग अलग फैमिलीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। मायोलॉइड्स लिंकेज, ये क्या होती हैं? मायोलॉइड स्टेम सेल से ब्लड के मेजॉरिटी और ब्लड सेल बनाते हैं। इस लाइन एज से RBCs, प्लेटलेट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट WBC डेवलप होती हैं। ठीक, एरिथ्रोसाइटिस्ट आर रेड ब्लड सेल्स। तो मायोलॉइड स्टेम सेल से सबसे पहले एरिथ्रोसाइटिस्ट RBCs बनाते हैं। RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो लंग्स से ऑक्सीजन लेकर ब्लड के टिश्यू तक पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेकर आता है। अगर हमारी RBCs कम हो जाए तो पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। इसमें वीकनेस, फटीग्स और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इसका काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और ब्लड को एनर्जी प्रोवाइड किए लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। अब हम बात करेंगे इसी में प्लेटलेट्स की क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटिस्ट। तो प्लेटलेट्स डायरेक्टली नहीं बनते, ये मेगाकार्योसाइट्स नेम के बहुत बड़े बोन्स मैरो सेल के क्लॉटिंग छोटे फ्रेगमेंट होते हैं। जब इंजरी होती है और ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं तब प्लेटलेट्स इमीडिएटली उस जगह चिपक कर रेड क्लॉट बनाते हैं और ब्लीडिंग को रोक देते हैं। ये घाव हीलिंग का फर्स्ट स्टेप भी स्टार्ट करता है। इसका काम ब्लड क्लॉटिंग, ब्लीडिंग प्रिवेंट करना या वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? फिर हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा नंबर में पाए जाने वाले WBC होते हैं। ये ब्लड की फर्स्ट लाइन को डिसफंक्शंस होती हैं जब बैक्टीरिया बॉडी में इंटर करता है। न्यूट्रोफिल सबसे पहले इन्फेक्शन साइट पर पहुंचते हैं और बैक्टीरिया को इंगल्फ या फेजोसाइटोसिस करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज हो जाता है। बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय कम या फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स देना, फेजोसाइटोसिस परफॉर्मेंस करना। ठीक है, ये इसका काम होता है। अब हम इसमें बात करेंगे स्नोफिल। तो स्नोफिल मेनली पैरास्टाइटिस इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करते हैं। ये एलर्जिक रिएक्शन जैसे अस्थमा, एलर्जिक
रिदम और स्किन एलर्जी में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एलर्जी के टाइम स्नोफिल काउंट ब्लड में इंक्रीज हो सकता है। टिस्टिक पैरास्टाइटिस को डिस्ट्रॉय करना, एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना और इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना होता है। फिर हम बात करेंगे बायोस्फिल ये ब्लड के सबसे कम नंबर्स वाले WBC होते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये अपनी ग्रेनुली से हिस्टामीन और हिपैरिन रिलीज़ करते हैं। हिस्टामीन्स ब्लड सेल को डायलेट करता है और एलर्जी के सिम्टम्स जैसे एक्निक या रेडनेस या स्वेलिंग कॉज करते हैं। हिपैरिन भी हमारा एक नेचुरल एंटी कोगुलेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करते हैं और बायोस्फिल एलर्जी और इन्फ्लामेशन के अर्लियर फेज में एक्टिव होते हैं। हिस्टामीन्स रिलीज़ करना, एलर्जी रिएक्शन स्टार्ट करना और इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करना, हिपैरिन रिलीज़ करके क्लॉटिंग रेगुलेट करना, ये इसके क्या होते हैं, काम होते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें बात करेंगे मोनोसाइटिस्ट ये भी हमारा क्या होता है, ब्लड के लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये माइलॉइड लाइनेज से डेवलप होते हैं और बॉडी की इनेट इम्यूनिटी नेचर डिफिशिएंसी सिस्टम्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मोनोसाइटिस ब्लड में कुछ टाइम तक सर्कुलेट करते हैं और जब किसी टिश्यू में इन्फेक्शंस, इंजरी या इन्फ्लामेशन होता है तब ये ब्लड से टिश्यू में इंटर करके माइक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोनोसाइटोसिस को बॉडी के क्लीनिंग सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये जर्म्स, डेड सेल और डैमेज टिश्यू को रिमूव करके बॉडी को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। फंक्शन ऑफ मोनोसाइटोसिस ये बिकम माइक्रोफेजेस। जब मोनोसाइटिस्ट ब्लड से टिश्यू में इंटर करता है तो ये माइक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइक्रोफेज क्या करते हैं, बहुत पावरफुल इम्यून सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन वाली जगह पर कंटिन्यूसली कम करते हैं और ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और डेड सेल को रिमूव करके टिश्यू को हेल्थी बनाने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से माइक्रोफेजेस को बॉडी के प्रोफेशनल्स, स्कैवेंजर्स मतलब सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें फेजोसाइटोसिस मीन्स मोनोसाइटोसिस और मैक्रोफेजेस का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फेजोसाइटोसिस है। ठीक है, तो फेजोसाइटोसिस का मतलब होता है कि फॉरिजीन्स पार्टिकल्स बैक्टीरिया, वायरस और डेड सेल को इंगल्फ मतलब निगलना, डाइजेस्ट करना। जब कोई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है तो मोनोसाइटिस्ट उस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले जाते हैं और एंजाइम्स की हेल्प से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटेशंस इसमें क्या होता है, मोनोसाइटोसिस और माइक्रोफेजेस सिर्फ जर्म्स को डिस्ट्रॉय ही नहीं करते बल्कि उनके स्मॉल प्रोटीन्स पार्ट यानी कि एंटीजन को अपनी सरफेस पर प्रेजेंट भी करते हैं। ये एंटीजन टी लिम्फोसाइट्स को दिखाए जाते हैं ताकि एडॉप्टेड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो सके। इस प्रोसेस को एंटीजन प्रेजेंटेशंस कहते हैं। ये इनरेट इम्यून्स और एडॉप्टिव इम्यूनिटी के बीच एक इम्पॉर्टेंट लिंक का काम करती है। लिम्फोइड लाइनेज इसमें क्या होता है,
ऑइड लाइनेज, ये लाइनेज हेमाटोपोइटिस स्टेम सेल का दूसरा मेजर पाथवे है। इस लाइनेज से बॉडी के इम्यून सिस्टम्स की स्पेशल सेल बनती हैं जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एडॉप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। लिम्फॉइड स्टेम सेल मेनली 3 इम्पॉर्टेंट सेल को प्रोड्यूस करता है: बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल लीकेज। ये तीनों सेल बॉडी के इंफॉर्मेशन और वायरस और कैंसर सेल को प्रोटेक्ट करती हैं, जिसमें कि देखो लिम्फोसाइटिस्ट बी सेल, ये क्या होती है? बी लिम्फोसाइटिस्ट एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम्स के इम्पोर्टेंट सेल होते हैं जो मेनली बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। इनका मेन फंक्शंस एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करना होता है। एंटीबॉडीज़ स्पेशली प्रोटीन होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस को आइडेंटिफाई करके उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। जब कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी में इंटर करता है तो बी सेल जो होते हैं एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लाज्मा सेल लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। फंक्शन ऑफ बी सेल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इनका काम प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़, तो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना। तो ये बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो जर्म्स के सरफेस से बाइंड होकर उनके इनएक्टिव बना लेते हैं। ये एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम के दूसरे सेल को भी सिग्नल देती हैं कि इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय किया जाए। ह्यूमरल इम्यूनिटी, बी जो है सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटीज़ का मतलब है कि बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड और लिम्फ में एंटीबॉडीज़ सर्कुलर करके इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट देते हैं। ये स्पेशली बैक्टीरिया टॉक्सिन्स के अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव होता है। टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनते हैं लेकिन थैलेमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं। ये एडॉप्टिव इम्यूनिटी के सबसे इम्पॉर्टेंट सेल होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल पर अटैक करते हैं। फंक्शन ऑफ टी सेल्स का क्या काम होगा कि सेल मीडिएटर्स इम्यूनिटी, मतलब टी सेल्स सेल में मीडिएटर्स इमीडिएटली प्रोवाइड करते हैं। इस इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ का रोल नहीं होता है। ये टी सेल डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करती हैं। ये स्पेशली वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन सेल, अगर किसी बॉडी सेल के अंदर वायरस इंटर कर जाए तो टी सेल उस इन्फेक्टेड सेल को आइडेंटिफाई करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस वायरस बॉडी के दूसरे सेल में सेपरेट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से टी सेल को किलर इम्यून सेल भी कहा जाता है। नेचुरल किलर, जिसको हम NK बोलेंगे, ये सेल, इसमें क्या होता है कि ये नेचुरल किलर सेल इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। ये किसी एंटीजन या एंटीबॉडी के बिना भी इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बॉडी के रैपिड रिस्पॉन्स इम्यून सेल होते हैं। इनका काम क्या होता है? किल वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो वायरस जब किसी नॉर्मल सेल के अंदर चले जाते हैं तो ये NK मतलब कि नेचुरल किलर जब क्या होते हैं, सेल को इन्फेक्टेड कर देते हैं और इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये वायरस इन्फेक्शन को ईजिली स्टेज में कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल, ये NK सेल कैंसर ट्यूमर सेल को भी आइडेंटिफाई करके इनके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी वजह से ये बॉडी के एंटी कैंसर इम्यून में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोप्रोटीन्स।
का एरिथ्रोपोइटिस वो प्रोसेस होती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज बनते हैं। यह प्रोसेस मेनली रेड बोन मैरो में होता है। बॉडी को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स के लिए नए आरबीसीज की ज़रूरत होती है क्योंकि एक आरबीसीज की एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन होती है। पुराने आरबीसीज स्पेन्स और लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी जगह नए आरबीसीज बनना बोन मैरो में बनने लगते हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। स्टेजेस की बात करें तो इसमें फर्स्ट हमारा है हिमेटोपोइटिस स्टेम सेल। ये हिमेटोपोइटिस फर्स्ट स्टेज हैं। ये HSC एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होती हैं जो फ्यूचर्स में आरबीसीज बनने की प्रोसेस को स्टार्ट करती है। कॉमन मायोलाइट प्रोजेनरेटर। ये HSC डिवाइड होकर कॉमन मायोलाइट प्रोजेनरेटर्स बनाते हैं। ये प्रोजेनरेटर्स फ्यूचर्स में आरबीसीज, प्लेटलेट्स और कुछ WBC डेवलप करती हैं। अगर बॉडी को आरबीसीज की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो ये आरबीसीज पाथवे को फॉलो कर लेती हैं, है ना। फिर हमारा आता है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। तो ये आरबीसीज इनर एज के पहले रिकॉग्नाइजेबल्स इनमेच्योर सेल होती हैं। इस स्टेज में सेल का साइज बड़ा होता है और न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल होता है। ये रैपिडली डिवाइडेड करते हैं। बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट्स। इस स्टेज में सेल के अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज स्टार्ट हो जाता है। सेल ब्लू बेसोफिल्स स्टेंस लेते हैं क्योंकि इसमें RNA की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्रोमैटोफिल्स एरिथ्रोब्लास्ट। तो इस स्टेज में हीमोग्लोबिन और भी ज़्यादा बनते हैं। सेल का कलर ब्लू से ग्रेजुअली ग्रेसी पर्पल हो जाता है क्योंकि RNA और हीमोग्लोबिन दोनों प्रेजेंट हो जाते हैं। ये म्यूटेशंस का इंटरमीडिएट स्टेज होता है। और ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो ये क्या होता है, ये ऑलमोस्ट मेच्योर आरबीसीज होते हैं। इस स्टेज में न्यूक्लियस बहुत छोटा हो जाता है और फाइनली सेल न्यूक्लियस को कम्प्लीटली बाहर निकाल देते हैं। न्यूक्लियस का लॉस आरबीसीज को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है। रेटिकुलोसाइट्स इनमेच्योर आरबीसीज होते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन थोड़ा DNA भी अभी भी प्रेजेंट रहता है। ये बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज हो जाते हैं और 1 से 2 दिन के अंदर कम्प्लीटली मेच्योर आरबीसीज बना लेते हैं। ओके, मेच्योर एरिथ्रोसाइटोसिस जिसको हम आरबीसी बोलेंगे, ये फाइनल मेच्योर आरबीसी सेल बनाते हैं। इसका शेप बी कॉन्केव डिस्क होता है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए आइडियल होते हैं। इसमें मेच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस और मिटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, इसलिए इसके अंदर हीमोग्लोबिन के लिए मैक्सिमम स्पेसिफिक अवेलेबल होते हैं। ये लंग्स से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के टिश्यू तक पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेकर आते हैं। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। क्या रेगुलेशन होंगे, तो इसमें क्या होता है कि एरिथ्रोपोइसिस मेनली एरिथ्रोप्रोटीन्स हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं। इसमें क्या होता है, EPO मतलब रेगुलेशंस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ये मेनली किडनी में प्रोड्यूस होते हैं जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जिसको हम हाइपोक्सिया कम हो जाती है, जैसे एनीमिया, ब्लड लॉस या हाई अल्टीट्यूड पर। तो किडनी इस लो ऑक्सीजन को डिटेक्ट करती है और
ज़्यादा EPO रिलीज़ करती हैं और हमारे जो रेगुलेशंस ऑफ एरिथ्रोपोइटिस ब्लड स्टेम के थ्रू रेड बोन मैरो तक पहुंचता है और हिमेटोप्रोटीन्स स्टेम सेल को सिग्नल देती हैं कि हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ है कि ज़्यादा। ठीक है, इससे नए आरबीसीज ज़्यादा बनते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल इम्प्रूव होता है और ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल रहती है। अगर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए तो किडनी एरिथ्रोपोइसिस प्रोडक्शन कम कर देती है। इस तरह बॉडी निगेटिव फीडबैक और मैकेनिज्म के थ्रू आरबीसीज प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ल्यूकोपोटेसिस। अब ल्यूकोपोटेसिस क्या होता है? ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाइट ब्लड सेल बनते हैं। ये प्रोसेस मेनली रेड बोन मैरो में होता है। वाइट ब्लड सेल बॉडी के इम्यून सिस्टम्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई, पैरासाइटिस और अदर्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। हर दिन बॉडी में लाखों आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए उनकी जगह नए आरबीसीज कंटिन्यूसली बोन मैरो में बनते रहते हैं। अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए तो ल्यूकोपोइसिस की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है ताकि ज़्यादा डब्ल्यूबीसी बन सके और इन्फेक्शंस को जल्दी कंट्रोल किया जा सके। टाइप्स ऑफ देखें इसके तो ल्यूकोपोइसिस को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे ग्रेनुलोपोइसिस, तो ये ग्रेनुलोपोइसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें ग्रेनुलोसाइटिस्ट बनते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलस प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनुलोपोइसिस ये एक सेल बनाते हैं। ये न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा नंबर्स में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये बॉडी की फर्स्ट लाइन को डिफेंस होते हैं जब बैक्टीरिया बॉडी में इंटर करती है और न्यूट्रोफिल सबसे पहले इन्फेक्शन साइट पर पहुंचकर बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, इसका काम यही होता है कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना और फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स को देना और फेगोसाइटोसिस को कम करना। ओके, और फिर हम बात करेंगे स्नोफिल्स। स्नोफिल्स भी हमारे मेनली पैरासाइटिस इन्फेक्शन के एजेंट कम करते हैं। ये एनाल्जेसिक जैसे अस्थमा, एलर्जी, रिदमिक में भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैरासाइटिस को भी डिस्ट्रॉय करना, एलर्जी के रिएक्शन को कंट्रोल करना, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना, ये इसका काम होता है। बेसोफिल्स भी सबसे कम और नंबर वाले डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ये हिस्टामीन्स और हिपैरिन जैसे रिलीज़ करते हैं। ये दोनों क्या हैं? हिस्टामिन, हिपैरिन, ये हमारे जो है एंजाइम्स हैं जो हिपैरिन एलर्जी के सिम्टम्स जैसे रेडनेस, एक्नेस, स्वेलिंग्स प्रोड्यूस करती हैं, जबकि हिपैरिन ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? हिस्टामिन रिलीज़ करना और एलर्जी और इन्फेक्शंस में पार्टिसिपेट करना और हिपैरिन को रिलीज़ करना। फिर हम बात करेंगे साइटोपोइसिस, तो वो प्रोसेस है जिसमें मोनोसाइटिस्ट बनते हैं। इसमें मोनोसाइटोसिस ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और टिश्यू में जाकर माइक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइक्रोफेज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, डेड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और टिश्यू को क्लीन करता है। ठीक, इसमें माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट होता है और फेगोसाइटोसिस कम करते हैं। एंटीजन रिप्रेजेंटेशन करके टी सेल को एक्टिव बनाते हैं। ठीक है, इसमें फिर है बात करेंगे हम लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें लिम्फोसाइट बनाते हैं। इस प्रोसेस के 3 इम्पॉर्टेंट इम्यून सेल्स डेवलप होते हैं।
साइट बी सेल ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है जो बैक्टीरिया और वायरस को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना, ह्यूमरल इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करना। टी लिम्फोसाइट ये टी सेल इन्फेक्शन सेल को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं और टी मेडिसिन इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल किलर्स जिसको हम एनके सेल बोलते हैं, ये भी हमारे सेल बिना एंटीबॉडी के ही वायरस इन्फेक्शन सेल और ट्यूमर सेल को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, रेगुलेशन ऑफ ल्यूकोपाइसिस, इसमें क्या होता है, ये ल्यूकोपाइसिस को मेनली कोलोनरी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स और इंटरल्यूकोनिक रेगुलेट करते हैं। कोलोनरी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स जो है ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो बोन मैरो को सिग्नल देते हैं कि ज़्यादा WBC प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक, अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए तो CSF का लेवल इंक्रीज हो जाता है और बोन मैरो रैपिडली WBC प्रोडक्शंस बंद हो जाता है। ओके, फिर हम बात करेंगे इसमें प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बोपाइसिस। तो थ्रोम्बोपाइसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें प्लेटलेट्स बनते हैं। ये प्रोसेस मेनली रेड बोन मैरो में होती है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। अगर बॉडी में इसमें इंजरी हो जाए तो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट बनाते हैं, बनाकर एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक देते हैं और वुड हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर स्टेजेस ऑफ इसमें हेमाटोपोइएटिस स्टेम सेल, ये सबसे पहला स्टेज होता है जिसको प्यूरिप्रोटीन्स स्टेम सेल भी कहा जाता है, जो सबसे पहले ब्लड सेल का प्रेजेंट सेल होता है। इसमें कॉमन मायोलॉइड प्रोजेनेटर्स, ये प्रोजेनेटर्स RBC, प्लेटलेट्स और कुछ WBC बनाने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, फिर मेगा कार्डियोब्लास्टर, ये प्लेटलेट्स इन एज का पहला इनमेच्योर सेल होता है। इस स्टेज में सेल एक्टिवली ग्रोथ और डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। प्रोमेगाकार्योटेस्ट, तो प्रोमेगाकार्योब्लास्ट मेच्योर होकर हीमोग्लाइकोसाइटिस्ट बनते हैं। इस स्टेज में सेल का साइज और नंबर दोनों बड़े होने लगते हैं। ठीक है, मेगाकार्योसाइटिस्ट ये बोन मैरो का सबसे बड़ा सेल होता है। मेगाकार्योसाइट का साइटोप्लाज्म छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटने लगता है। हर एक फ्रेगमेंट फीचर्स प्लेटलेट्स बन जाते हैं। एक सिंगल्स मेगाकार्योसाइटिस्ट से हजारों प्लेटलेट्स बन सकती हैं। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटिस, ये थ्रोम्बोप्रोटीन का फाइनल स्टेज होता है। प्लेटलेट्स न्यूक्लियस के बिना छोटा सेल फ्रेगमेंट होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं। जब ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं और प्लेटलेट्स लगभग चिपक कर क्लॉट बनाती हैं और ब्लीडिंग को रोक देती हैं। ठीक है, तो काम इसका क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग, ब्लीडिंग को रोकना और वुड हीलिंग को स्टार्ट करना और डैमेज ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने में हमारी ये मदद करती हैं। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ थ्रोम्बोपाइसिस में थ्रोम्बोप्रोटीन होने के अलावा रेगुलेट किए जाते हैं। TPO मेनली लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। ये क्वांटिटी किडनी में भी प्रोड्यूस की जाती है। जब बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है तो लीवर ज़्यादा थ्रोम्बोप्रोटीन्स रिलीज़ करते हैं। ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बोन मैरो तक पहुंचकर मेगाकार्योसाइटिस्ट की ग्रोथ और मेचुरेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसके रिजल्ट में ज़्यादा प्लेटलेट्स बन जाती हैं और ब्लड प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल हो जाता है। जब प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल हो जाता है तब TOP प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। इस प्रोसेस को निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है क्लास, अब हम जो है बात करेंगे इसमें रेगुलेशन ऑफ हेमाटोपोइएटिस। ठीक है, क्या इसका रेगुलेशन है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
अभी के लिए हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।